राजेश के शरीर से जब लैलावती का शरीर टकराया तो राजेश ने अपने आप को स्वर्ग में महसूस किया। उसने लैलावती को बड़ी मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया। लैलावती ने राजेश को 3 बोसे दिए तो राजेश बिल्कुल पागल हो गया। वो इतना मस्तूर हो गया कि उसकी समझ में ना आई कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। लैलावती ने 4था बोसा राजेश को और फिर अपना मुंह आहिस्ता आहिस्ता उसकी शह रग की तरफ बढ़ाने लगी। राजेश को लैलावती की बिगड़ती हुई शक्ल नहीं दिखाई दे रही थी। लैलावती ने जब अपना मुंह खोला तो 2 नोकीले और लंबे दांत खुद ब खुद ही बाहर आ गए। लैलावती ने राजेश की गर्दन पर अपनी गिरफ्त मजबूत करके एकदम अपने नोकीले और खौफनाक दांत उसकी शह रग में गाड़ दिए और चप्पड़ चप्पड़ की तेज आवाज़ के साथ राजेश का गरम गरम खून अपने मैदे में उतारने लगी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी हवेली का खंडर एपिसोड नंबर 4। उसी जानकारी के लिए उसने लड़की को आवाज़ दी, लेकिन लड़की ने कोई जवाब ना दिया और अपनी ही धुन में मगन रही। राजकुमार करनील सिंह ने लड़की को दोबारा आवाज़ दी, तब भी लड़की ने कोई जवाब ना दिया। राजकुमार करनील सिंह ने घोड़े को नदी के पाट पर डालने के लिए मोड़ना चाहा तो घोड़े ने नदी के पाट पर जाने से इनकार कर दिया। राजकुमार करनील सिंह बड़ा हैरान हुआ कि आखिर इसका घोड़ा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। राजकुमार करनील सिंह ने अपनी सी बहुत कोशिश की कि घोड़ा नदी के पाट पर चढ़ जाए, लेकिन घोड़े ने ज़ोर ज़ोर से हिनहनाना शुरू कर दिया और आगे ना बढ़ा। राजकुमार करनील सिंह ने घोड़े से उतरकर उसकी लगाम को अपने हाथ में पकड़ लिया और खुद घोड़े के आगे आगे नदी के पाट पर चलने लगा। नदी का पाट काफ़ी लंबा और चौड़ा था। जब राजकुमार करनील सिंह लड़की के सर पर पहुंच गया तो उसे लड़की के शरीर से एक खुशबू सी उठती हुई महसूस हुई। लड़की को राजकुमार करनील सिंह के आने की ज़रा भी खबर ना हुई। राजकुमार करनील सिंह ने लड़की के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, कौन हो तुम और यहाँ इतनी रात को बैठी क्या कर रही हो? लड़की ने एकदम पलटकर पीछे देखा तो करनील सिंह उसकी झील जैसी गहरी गहरी नीली आंखों में खो गया। तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? मैं इस रियासत का राजकुमार करनील सिंह हूँ। होगे, पर मैं क्या करूँ? मुझसे क्या चाहते हो? करनील सिंह को लड़की से ऐसे जवाब की तवक्का नहीं थी। उसका तो ख्याल था कि लड़की मेरा नाम सुनते ही डर के मारे खड़ी हो जाएगी। उसे लड़की की ये बेखौफी बहुत पसंद आई। कुछ बोलोगे भी या यूं ही टुकर टुकर देखे जाओगे? मेरे ख्याल में तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आई। मैं बहरी नहीं हूँ, मुझे समझ आ गई है। तुम इस रियासत के कुमार राजकुमार करनील सिंह हो। अब आगे बोलो, मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं एक नारी हूँ और यहाँ बैठी गुनगुना रही हूँ। लड़की के इस जवाब ने करनील सिंह के दांत खट्टे कर दिए। उसे लड़की पर गुस्सा आने की बजाय प्यार आने लगा। उसने सोचा कि इस लड़की से बैठकर आराम से बात करनी पड़ेगी और यह तब ही हो सकती है जब मैं इस घोड़े को कहीं बांध दूंगा, क्योंकि जब से करनील सिंह लड़की के पास पाट पर गया था तब से घोड़ा उससे भागने के लिए जोर लगा रहा था। करनील सिंह ने घोड़े को पाट से उतारकर एक करीबी दरख्त के तने से बांध दिया और खुद वापस जाकर लड़की के साथ पाट पर बैठ गया। अब बताओ कि तुम कौन हो? कहा जो है कि मैं एक नारी हूँ, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? वो तो मैं भी देख रहा हूँ कि तुम एक नारी हो, पर तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आत्मा है। अच्छा, तो तुम्हारा नाम आत्मा है। आत्मा जी, तुम रहती कहाँ हो? करनील सिंह को मालूम था
कि लड़की ने अपना असल नाम नहीं बताया और उसे डराने की कोशिश कर रही है। इस खंडर में रहती हूँ और कहाँ रहती हूँ, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? क्यों नहीं पहचानता? मैं ही तो तुम्हें पहचानता हूँ। अगर पहचानते हो तो फिर पूछ क्यों रहे हो? घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाया तो करनील सिंह ने उसकी तरफ देखकर कहा, पता नहीं इसको क्या हो गया है, इसकी मृत्यु आई हुई है। सुंदर सी लड़की ने गुस्से से कहा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, फिर मार डालो इसे। लड़की ने गुस्से से कहा, मार डालूंगा, पर पहले तुम अपना नाम बताओ। क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं आया? किस बात पर? यही कि मेरा नाम आत्मा है। बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारे इस नाम पर बिल्कुल विश्वास नहीं। ठीक है, तो फिर तुम ये समझो कि मेरा नाम लैलावती है। लैलावती? तुम कौन हो और यहाँ कहाँ से आई हो? मैं एक राजकुमारी हूँ और समाज से यहाँ आई हूँ, पर तुम्हें ये बातें नहीं पूछनी चाहिए। तुम्हें तो खुद पहले से ये सब जानकारी होनी चाहिए। जहाँ तक राजकुमारी वाली बात है तो वो मुझे ठीक दिखाई देती है, क्योंकि तुम किसी राजकुमारी की तरह ही सुंदर हो। परंतु ये समाज वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। तुम क्या किस रियासत की राजकुमारी हो? इस रियासत की और किस रियासत की? लड़की ने गुस्से से कहा, ये क्या कह रही हो तुम? इस रियासत की केवल 2 राजकुमारियां हैं। एक का नाम सरस्वती है जबकि दूसरे का नाम सुंदरमती है, और ये दोनों मेरी बहनें हैं। होंगी, पर मुझे भी अभी उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये अभी से तुम्हारा क्या मतलब है? ये भी मैं अभी नहीं बता सकती। बताऊंगी ज़रूर। तुम बिल्कुल चिंता ना करो। मुझे तुम ज़हनी तौर पर कुछ ठीक दिखाई नहीं देती। ये तुम्हें थोड़ी देर ही में ही मालूम हो जाएगा कि कौन ज़हनी तौर पर ठीक है और कौन बीमार। करनील सिंह को शक हुआ कि कहीं ये कोई पिछल पैरी ना हो। उसने फौरन ही लड़की के पाँव की तरफ देखा, जिन्हें वो नदी के पानी में आगे पीछे हिला रही थी। लड़की के पाँव इंतहाई सडोल और बिल्कुल ठीक थे। लड़की ने छागल पहनी हुई थी जो उसके गोरे बदन की तरह गोरी थी। चांद की वो छागल उसके पाँव पर बहुत भली मालूम हो रही थी। करनील सिंह को तसल्ली हो गई कि कम अज़ कम ये पिछल पैरी तो नहीं है। फिर ये लड़की कौन है जो कभी तो अपने आप को आत्मा कहती है और कभी अपना नाम लैलावती बताती है? ये तुम बार बार किस सोच में पड़ जाते हो? ज़्यादा सोचने से भी जहन खराब होता है। मैं तुम्हारे ही मतलब सोच रहा हूँ। मेरे मतलब पर क्या? यही कि तुम कौन हो और इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें सच सच बताऊं कि मैं कौन हूँ? हाँ, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो फिर तुम मेरे साथ आओ, लैलावती ने खड़े होते हुए कहा और जानबूझकर करनील सिंह के ऊपर गिर गई। अगर करनील सिंह ने उसे संभाला ना होता तो वो पाट पर से बूरा नदी में जा गिरती। करनील सिंह को लैलावती का शरीर इंतहाई नरम और गर्म महसूस हुआ। उसका दिल तो नहीं चाह रहा था कि वो लैलावती को छोड़े, लेकिन उसे छोड़ना पड़ा, क्योंकि इस तरह वो अपने आप को लैलावती की नज़रों में गिराना नहीं चाहता था। लैलावती ने तो अपनी सी कोशिश की थी कि राजकुमार उसको अपने सीने से लगा ले, लेकिन करनील सिंह ने शर्म के मारे लैलावती को बड़े आराम से खड़ा कर दिया। लैलावती दिल महसूस कर रह गई। उसे पहली मर्तबा जिंदगी में नाकामी का सामना करना पड़ा, वरना इससे पहले तो किसी मर्द ने उसे अपने आप से जुदा नहीं किया था। लैलावती ने सोचा कि ये इतनी आसानी से हाथ नहीं आने वाला। इसे काबू करने के लिए कोई दूसरा ही चक्कर चलाना पड़ेगा। लैलावती, अब तुम किस सोच में पड़ गई? ज्यादा सोचना ज़हन के लिए अच्छा नहीं होता। करनील सिंह की बात पर लैलावती ने इतना खूबसूरत कहका लगाया कि करनील सिंह उसे देखता ही रह गया। अब तुम किस सोच में पड़ गए? ओहो, कुछ नहीं। तुम मुझे कहाँ ले जाना चाह रही थी? छोड़ो इस बात को, कहीं तुम डर ही ना जाओ। मैं हा, डर जाऊंगा? लैलावती, राजकुमार करनील सिंह ने डरना नहीं सीखा। डरना तो किसी ने भी नहीं सीखा, पर लोग डर जाते हैं। मैं नहीं डरने वाला। तुम बताओ, जाना कहाँ है?
अगर मैं कहूं कि उस खंडर में तो फिर इस खंडर में। बस डर गए। मुझे तो पहले ही मालूम था कि तुम खंडर का नाम सुनते ही डर जाओगे। डरा तो नहीं हूं, अलबत्ता हैरान ज़रूर हुआ हूं। क्यों है इतना हयाओ कि मेरे साथ खंडर जा सको? मुझ में तो बहुत हयाओ है, पर तुम शायद ये हयाओ पैदा ना कर सको। हयाओ मतलब हौसला। ये बात है तो फिर आओ, अभी मालूम हो जाएगा कि किस में हयाओ है और किस में नहीं है। ठीक है, फिर मैं अपना घोड़ा लेकर आता हूँ। घोड़ा क्यों? मज़ा तो चल के जाने में आएगा। मैं तो तुम्हारी वजह से कह रहा था, वरना मज़ा तो चलने में ही आता है। तो फिर आओ मेरे साथ। लैलावती ने करनील सिंह का हाथ पकड़कर कहा। चलो, करनील ने आगे बढ़ते हुए कहा। लैलावती ने चलते चलते करनील सिंह की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर आहिस्ता आहिस्ता करनील सिंह के हाथ को दबाना शुरू कर दिया। करनील सिंह को यूं महसूस हो रहा था जैसे चलने की वजह से लैलावती के हाथ का दबाव उसके हाथ पर पड़ रहा है। उसे अपने हाथ पर लैलावती के हाथ का ये दबाव बहुत अच्छा लग रहा था। करनील सिंह यही समझ रहा था कि ये लैलावती का हाथ नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी लैलावती खुद है, जो कि सिमट कर मेरे हाथ में आ गई है। उसे लैलावती के सुंदर शरीर का यूं सिमट कर अपने हाथ में आ जाना बहुत अच्छा लग रहा था। वो आलमे तसव्वुर में अपने आप को लैलावती के सुंदर शरीर के बोसे लेता हुआ देख रहा था। उसे लैलावती अपने पहलू में मचलती हुई दिखाई दे रही थी। लैलावती जूं हवेली के खंडर के करीब पहुंचती जा रही थी, उसके चेहरे पर इंतहाई शैतानी मुस्कुराहट फैलती जा रही थी। आज वो इतनी खुश थी कि शायद ही उससे पहले वो कभी इतनी खुश हुई हो। यूं लग रहा था जैसे लैलावती को कोई इंतहाई नायाब चीज़ मिल गई हो और वो मारे खुशी के बेहोश हो जाएगी। लैलावती अपनी खुश थी कि जबकि करनील सिंह अपना खुश था, क्योंकि वो आलमे तसव्वुर में भी लैलावती के सुंदर शरीर के साथ खेल रहा था। वो लैलावती के साथ अपनी मनमानियाँ कर रहा था, जबकि लैलावती नहीं कर रही थी। लैलावती की यही नहीं उसे और मदहोश कर रही थी। करनील सिंह अभी ख्यालात की दुनिया में ही था कि उसे एक ठोकर लगी। उसने फौरन सामने देखा तो वो लैलावती के साथ मलबे के ढेर पर चल रहा था। वो हैरान हुआ कि हम इतनी जल्दी हवेली के खंडर में कैसे पहुंच गए। वो तो ये सोचकर लैलावती के साथ बूढ़ा नदी के पार पर से चला था कि चंद कदम चलने के बाद लैलावती खुद ही उसे वापस चलने का कह देगी, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो रात के इस वक्त पुरानी हवेली के खंडर में जाए। फिर उसका खंडर में काम भी क्या हो सकता है? वो तो बस मुझे डराने के लिए ऐसी बातें कर रही थी। लेकिन यहाँ पहुंचकर करनील सिंह ये सोचने पर मजबूर हो गया कि या तो लैलावती बिल्कुल ही ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है, या फिर दाल में कुछ काला है। बहरहाल अब आ ही गया हूँ तो फिर सब कुछ मालूम करके ही वापस जाऊँगा। एक पल के लिए करनील सिंह के जहन में यह ख्याल आया कि कहीं लैलावती ही तो राय सिंह नगर के बासियों को मौत के घाट नहीं उतार रही। लेकिन फिर फौरन ही उसने अपने आप को इस ख्याल को अपने जहन का फतूर समझकर मुस्तरद कर दिया। भला ये नाजुक अंदाम सी लड़की भी कभी इतनी खतरनाक काम कर सकती है? अगर ये नाजुक अंदाम सी लड़की इतने खतरनाक काम नहीं कर सकती तो फिर ये इतनी खतरनाक जगह पर भी नहीं आ सकती। ज़रूर ये कोई गंदी आत्मा है जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। इससे पहले कि ये मुझे कोई नुकसान पहुंचाए, मुझे उसकी गर्दन उड़ा देनी चाहिए। करनील सिंह के जहन में जूं ही यह ख्याल आया, उसने एकदम झटका मारकर लैलावती के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर म्यान से तलवार निकाली और चीख कर बोला, सच सच बताओ, कौन हो तुम? नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। लैलावती करनील सिंह की इस हरकत पर हक्का बक्का रह गई। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि करनील सिंह यूं भी बिगड़ सकता है। लैलावती को करनील सिंह पर सख्त गुस्सा आ रहा था।
उसका दिल चाह रहा था कि करनील सिंह का कलेजा निकाल कर चबा डाले और उसकी आंखें फोड़ डाले, लेकिन उसने जहर के घूंट निगल कर अपने आप को काबू में रखा, वरना उसका दिल यही चाह रहा था कि वह लपक कर करनील सिंह की गर्दन तक पहुंच जाए और उसका नरखरा उधेड़ डाले। करनील सिंह तलवार हाथ में पकड़े इंतहाई गुस्से के आलम में लैलावती को घूर रहा था। लैलावती ने मन ही मन में काली माता की सौगंध खाई कि मैं करनील सिंह का ऐसा बुरा हश्र करूंगी कि राय सिंह नगर के तमाम बासी अपने सारे जीवन में करनील सिंह की कुत्ते की मृत्यु मारे जाने पर अफसोस करेंगे। करनील सिंह को कुत्ते की मृत्यु मारने के लिए गुस्से की नहीं बल्कि होश और अकल की जरूरत थी। लैलावती ने होश और अकल से काम लेते हुए इंतहाई मासूम सी शक्ल बनाई कि जैसे लैलावती को करनील सिंह की इस हरकत से बहुत दुख पहुंचा हो। इस तरह लग रहा था जैसे वो अभी रो पड़ेगी। लैलावती रूहासी सूरत बनाए हुए करनील सिंह की तरफ बढ़ने लगी, जो कि उससे चंद कदम के फासले पर तलवार हाथ में पकड़े खड़ा था। लैलावती करनील सिंह के बिल्कुल सामने पहुंचकर खड़ी हो गई और रो देने वाली आवाज में बोली, तुमने मुझ पर शक करके मेरा अपमान किया है। तुम यही समझते हो ना कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने के लिए यहां लाई हूं, तो फिर तुम तुरंत ही मेरी गर्दन काट डालो ताकि मैं तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सकूं। देर ना करो, मैं अपनी आंखें बंद करती हूं, तुम तुरंत ही मुझे मार डालो। लैलावती अपनी आंखें बंद करके करनील सिंह के सामने खड़ी हो गई। लैलावती की बंद आंखों से 2 आंसू निकलकर उसके गालों पर लड़क आए और वहां बैठकर करनील सिंह की तरफ लैलावती की आंखें बंद कर देखने लगी। मर्द ने जब भी मार खाई है तो औरत से ही खाई है। उसे औरत के आंसू किसी काम का नहीं छोड़ते। औरत के आंसुओं की मिसाल उस पर्दे की सी है जो मर्द की अकल पर पड़ जाता है, जिससे मर्द की सारी सोच सारी अकल जाती रहती है। ये आंसू मर्द को मजबूर कर देते हैं कि वो औरत की छोटी झूठी बात को भी सच ही तस्लीम करे और ऐसे तस्लीम करे कि उसे बाकी सारी दुनिया झूठी लगे। वो सारी दुनिया को भूलकर सिर्फ रोती हुई औरत का बनकर रह जाए। औरत के इन्हीं आंसुओं ने अनगिनत तख्ते उल्टाकर बाप को बेटे और भाई को भाई के हाथों मरवा दिया। आज फिर इन्हीं आंसुओं की वजह से करनील सिंह का दिल पसीज गया। करनील सिंह को एहसास हुआ कि उसने ख्वा मख्वा लैलावती पर शक करके इंतहाई घटिया हरकत की है, और अगर ये कोई गंदी आत्मा होती तो यूं रोने की बजाय मुझ पर टूट पड़ती और मुझे जान से मारने की कोशिश करती। लेकिन ये तो आंखें बंद करके मेरे सामने खड़ी हो गई है। मुझे चाहिए था कि पहले मैं ये मालूम करता कि लैलावती मुझे यहाँ क्यों लाई है। मैंने लैलावती पर शक करके वाकई उसका अपमान किया है। यूं ही करनील सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने आगे बढ़कर लैलावती को अपने सीने से लगा लिया। लैलावती इस मौके को गनीमत जानकर करनील सिंह की कमर में अपने दोनों बाजू डालकर अपना चेहरा उसकी छाती पर रखकर रोने की अदाकारी करने लगी, जबकि करनील सिंह उसे चुप कराने लगा। मंजर बहुत ही अच्छा था, मगर उसमें सच्चाई का अंसर होता तो। अगरचा करनील सिंह लैलावती के साथ अपनी ज्यादती को दिल से मान गया था, लेकिन लैलावती में ये दिल विल वाला कोई जज्बा नहीं था। उसकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह एक बार करनील सिंह मेरे शरीर में खो जाए, फिर मैं देखती हूं कि यह बहादुर अपने आप को मुझसे कैसे बचाता है। करनील सिंह ने बड़ी मुश्किल से लैलावती को चुप करा के उसे अपने आप से अलहदा किया। गो के करनील सिंह का दिल लैलावती को अपने आप से अलहदा करने के लिए नहीं मान रहा था, लेकिन फिर भी उसने लैलावती को अपने आप से अलहदा किया, क्योंकि करनील सिंह के दिल में ये जान लेने का तजस्सुस था कि आखिर लैलावती उसे यहाँ क्यों लाई है। जब करनील सिंह ने लैलावती को अपने आप से अलहदा किया तो लैलावती को फिर एक धचका लगा कि आखिर करनील सिंह पर मेरे गुदारिए हुए शरीर का कोई असर क्यों नहीं हो रहा। खैर, मैं भी देखती हूँ कि ये कब तक
अपने आप को मुझसे बचाता है। अरे लैलावती, मैं तो तुमसे ठठोल कर रहा था और तुम सचमुच रहने ही की लग गई। ये ठठोल था? इसे तुम ठठोल कहते हो? जाओ, अब मैं तुम्हें यहाँ आने का कारण नहीं बताऊंगी। अरे ऐसा गजब मत करना, करनील सिंह ने अपने कानों को हाथ लगाकर कहा। अच्छा ठीक है, परंतु अब मुझ पर किसी किस्म का शक मत करना। नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। अब तो बता दो कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो। फिर चलो मेरे साथ। लैलावती ने दोबारा करनील सिंह का हाथ पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। क्या अभी मजीद चलना पड़ेगा? बस थोड़ा सा और, उन कमरों तक। ठीक है, जब यहाँ तक आ गया हूँ तो उन कमरों तक भी चला चलता हूँ। लैलावती करनील सिंह को अपने साथ लेकर खंडर के उस हिस्से में दाखिल हो गई जिसकी दीवारें और छत अभी नहीं गिरे थे, यानी पुरानी हवेली का ये हिस्सा अभी सलामत था। लैलावती मुख्तलिफ कमरों से गुजरती हुई आगे ही आगे जा रही थी, जबकि करनील सिंह हैरान हो रहा था कि इतने अंधेरे में लैलावती को ना ही तो कोई ठोकर लग रही है और ना ही किसी किस्म का खौफ महसूस हो रहा है। आखिरकार लैलावती एक ऐसे कमरे में दाखिल हुई जिसमें से इंतहाई गंदी बदबू आ रही थी, बिल्कुल ऐसी के जैसे किसी मुर्दार से आती है। लैलावती, ये बदबू कैसी है? मैंने भी ये बात जानने की बहुत कोशिश की है, परंतु आज तक मुझे समझ में नहीं आई कि आखिर ये बदबू आ कहाँ से रही है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम इस खंडर में पहले भी आती रही हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं हफ्ते में एक बार यहाँ ज़रूर आती हूँ। परंतु क्यों? करनील सिंह ने जोर देकर पूछा। बताती हूँ, ये सीढ़ियाँ चढ़कर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। उस बदबूदार कमरे के एक कोने से सीढ़ियाँ ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही थी। लैलावती वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। करनील सिंह भी उसके साथ साथ था। सीढ़ियों का अख्ताम एक ऐसे कमरे में जाकर हुआ जिसे देखकर राजकुमार करनील सिंह दंग रह गया, क्योंकि कमरा था ही इतना सुंदर। अरे लैलावती, ये तुम मुझे कहाँ ले आई? स्वर्ग में, लैलावती ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, जिसे करनील सिंह ने महसूस ना किया। ये जगह तो मुझे सचमुच कोई स्वर्ग ही दिखाई दे रही है, पर यहाँ रहता कौन है? आत्माएं, लैलावती ने उसी मुस्कुराहट के साथ कहा। मजाक छोड़ो और सच सच बताओ, यहाँ कौन रहता है? यहाँ तो कोई नहीं रहता, अलबत्ता हफ्ते में एक आधा बार मैं यहाँ आ जाती हूँ। तो क्या इतना कीमती सामान तुमने यहाँ लाकर रखा है? तुम कहीं टिक कर बैठो तो मैं तुम्हें कुछ बताऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इधर पलंग पर ही बैठते हैं। करनील सिंह लैलावती का हाथ पकड़कर पलंग पर बैठ गया। लैलावती फौरन ही पलंग पर दो जानू होकर बैठ गई। हाँ लैलावती, अब तुम मुझे बता ही दो कि आखिर ये सब क्या है। अपना नाम तो मैं तुम्हें बता ही चुकी हूँ। मैं जोधपुर की रहने वाली हूँ और अपनी माता पिता की अकलौती संतान हूँ। एक दिन घास चरते चरते मेरी एक बकरी इस खंडर में आ गई। बकरी चूंकि मेरे सामने इस खंडर में दाखिल हुई थी, इसलिए मैं भी उसके पीछे इस खंडर में दाखिल हुई। खंडर में दाखिल होते ही बकरी एकदम कहीं गुम हो गई। मैं बड़ी हैरान हुई कि आखिर बकरी गई तो गई कहाँ। मैं उसे इन्हीं कमरों में ढूंढने लगी। बकरी को ढूंढते वक्त मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैं फिर भी उसे ढूंढ रही थी, क्योंकि मुझे मेरी बकरी बहुत अच्छी लगती थी। मैं बकरी को ढूंढते ढूंढते नीचे वाले कमरे, यानी जिस कमरे से बदबू आ रही थी, वहां पहुंच गई। कमरे में मौजूद सीढ़ियों को देखकर मेरे मन ने कहा, कहीं बकरी ये सीढ़ियां चढ़कर ऊपर ना चली गई हो। इसी वजह से मैं इतनी ज़्यादा बदबू के बावजूद सीढ़ियां चढ़कर इस कमरे में पहुंच गई। कमरे की सजावट देखकर मैं भी हैरान रह गई। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। कमरे में मौजूद हर चीज़ उसी तरतीब से रखी हुई थी जैसे कि अब रखी हुई है, और हर चीज़ पर धूल जमी हुई थी। मैंने एक एक चीज़ को अपनी साड़ी से साफ किया और थोड़ी देर के बाद यहाँ से चली गई। जब मैं इस खंडर से बाहर निकली तो मेरी बकरी खंडर के बाहर घास चर रही थी। मैं अपनी बकरी को लेकर अपने घर चली गई और किसी को भी इस खंडर के बारे में कुछ ना बताया। सारा दिन मैं बेकल रही
कि मुझे खंडर वाले कमरे से कुछ ना कुछ तो अपने साथ लेकर आना चाहिए था। इसलिए जब रात को मेरे माता पिता सो गए तो मैं दोबारा इस खंडर में आ गई। तुम चुप क्यों कर गई हो? आगे बोलो, फिर क्या हुआ? करनील सिंह ने कहा। फिर क्या होना था, मैं थोड़ी देर यहाँ रहकर वापस चली गई। क्या तुम अपने घर यहाँ से कोई चीज़ लेकर नहीं गई? नहीं, वो इसलिए कि मेरे मन ने कहा कहीं कोई आत्मा खफा ना हो जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि खंडर में रहने वाली किसी आत्मा को मेरा यहाँ से किसी चीज़ को अपने घर ले जाना बुरा ही ना लग जाए। बस इसी डर की वजह से मैं कोई चीज़ अपने घर नहीं ले गई। हाँ, अलबत्ता उसके बाद से मैं इस खंडर में हर 7वीं 8वीं रात आ जाती हूँ, कुछ समय यहाँ बिताती हूँ और सुबह होने से पहले यहाँ से चली जाती हूँ। अच्छा, तो ये बात है, पर तुम नदी पर क्या कर रही थी? आज मुझे प्यास लगी थी, मैं नदी पर पानी पीने चली गई। चंद्र ज्योत में नदी का निर्मल जल मुझे सुंदर लगा कि मैं वहीं पाट पर बैठकर गुनगुनाने लगी। अभी मुझे वहां बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि तुम आ धमके। अब तुम्हें कुछ मालूम हुआ कि मैं कौन हूं? हाँ, अब मुझे सब मालूम हो गया है, पर एक बात फिर भी रह गई। वो क्या? जल्दी से पूछो और मेरी जान छोड़ो। तुम नंगे पांव क्यों फिरती हो? क्या तुम्हारे पास पातन नहीं है? क्यों नहीं है? वो सामने क्या पड़े हुए हैं? क्या तुम नदी पर क्यों नहीं पहन कर गई? बस मुझे याद ही नहीं रहा। तुम भी बहुत अजीब हो जो तुम्हें पातन पहनना ही नहीं याद रही। मैं ऐसी ही हूँ। माता कहती है कि मुझे किसी राजा के घर पैदा होना चाहिए था। तुम्हारी माता के ख्याल में राजे पातन नहीं पहनते? अरे ये बात नहीं, वो मेरी सुंदरता की वजह से कहती हैं। फिर तो ठीक कहती हैं, तुम वाकई एक राजकुमारी दिखती हो। क्यों दिखती हूँ? है तो नहीं ना? लैलावती, मैं कैसा हूँ? अच्छे हो, सुंदर हो, पर तुमने ये क्यों पूछा? इसलिए कि मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहती हूँ। ठठोल कर रहे हो? मैं और रानी? क्यों, क्या तुम रानी नहीं बन सकती? हाँ, क्योंकि मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ। अरे इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? हम ठहरे मंगते और तुम। फजूल बातें ना करो। सबको परमेश्वर ने पैदा किया है। उसी ने किसी को ज़्यादा धन दिया है और किसी को कम, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि ज़्यादा धन वाला कम धन वाले को कुछ कम ही समझे ना और अपने आप को परमेश्वर समझना शुरू कर दे। ये तो तुम सोचते हो ना, और धनरान इस तरह नहीं सोचते।